ठंडी सी सुबह थी। दिल्ली की एक पुरानी और नामी बैंक, सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक, अपने रोज के काम में लगने ही वाली थी कि अचानक अफरातफरी मच गई। बैंक का बड़ा वॉल्ट, जिसमें करोड़ों रुपए और गहने रखे जाते थे, पूरी तरह खाली मिला। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ताले पर कोई निशान नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, नहीं कोई अलार्म बजा। सब कुछ वैसा ही जैसे रात को बंद किया गया था। बस अंदर रखा सब गायब था। बैंक मैनेजर मिस्टर अग्रवाल के माथे पर पसीना था। उन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी। थोड़ी ही देर में केस पहुंचा इंस्पेक्टर रंजीत सिन्हा के पास। एक तेज दिमाग लेकिन शांत मिजाज वाला अफसर, जो अपनी चालाकी और पुराने के सुलझाने के लिए जाना जाता था। रंजीत जैसे ही बैंक पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले बैंक का सीसीटीवी देखा। रात को गार्ड की ड्यूटी पर विजय नाम का सिक्योरिटी गार्ड था, मगर सीसीटीवी में आखिरी बार उसे 12:12 मिनट पर देखा गया और फिर वो अचानक गायब हो गया। कोई जबरदस्ती नहीं, बस वो बाहर जाता दिखा और फिर कभी लौटा ही नहीं। रंजीत ने सीधा सवाल किया, ये विजय कौन है? कोई पहचान है इसकी? मैनेजर बोला, साल भर से काम कर रहा है, शांति से रहता है, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। लेकिन हां, पिछले महीने 2 बार छुट्टी लेकर बाहर गया था। बोल रहा था मां बीमार है, पता दो उसका। रंजीत ने सीधा कहा और साथ ही बाकी स्टाफ से मिलने की बात की। बैंक में 5 और लोग थे जो रात के समय वॉल्ट का एक्सेस कोड जानते थे। मैनेजर अग्रवाल, असिस्टेंट मैनेजर कविता, कैशियर शमशेर, सिस्टम हैंडलर रुचिर और सिक्योरिटी इंचार्ज भटनागर। रंजीत ने सबसे बात करनी शुरू की। सबसे पहले कविता, शांत और सीधे बात करने वाली औरत। उसने कहा, मैं तो रात को 7 बजे ही निकल गई थी, वॉल्ट तो बंद था। अगले दिन आकर सुना कि सब गायब है। रंजीत ने पूछा, कोड आपके पास है? हां, लेकिन वो हर हफ्ते बदलता है और हमारे मोबाइल पर एन्क्रिप्टेड ऐप में आता है। फिर कैशियर शमशेर से बात हुई। बड़ी बड़ी मूंछें, सख्त चेहरा, पर बात करते वक्त पसीना पसीना। कुछ छुपा रहा है ये, रंजीत ने मन में सोचा। शमशेर बोला, मैं भी कविता जी के साथ ही निकला था। कुछ नहीं पता साहब। रंजीत ने चुपचाप नोट किया। कैशियर वही होता है जो रोज वॉल्ट के सबसे करीब होता है। अब बारी आए रुचिर की। एक लड़का जो साइलेंट टाइप था, कंप्यूटर और सिस्टम का एक्सपर्ट। उसने कहा, मैंने अलार्म और लॉग्स सब चेक किए हैं सर, कोई ब्रेक इन नहीं है, कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ। सिस्टम में लॉगिन भी रात 12:30 मिनट तक हुआ था, फिर कुछ नहीं। मतलब सब कुछ साफ साफ प्लान किया गया है, रंजीत ने कहा। रंजीत ने वॉल्ट को देखा। स्टील का दरवाजा, इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक, अलार्म सिस्टम। लेकिन एक छोटी सी चीज ने उसका ध्यान खींचा। नीचे की तरफ कोने में जमीन पर हल्की सी स्क्रैच मार्क थी, जैसे कुछ भारी चीज रगड़ी गई हो। रात को कुछ अंदर गया है, पर कैसे? इसी बीच एक कॉल आया। विजय का फोन लोकेशन मिल गया था। बैंक से करीब 20 किलोमीटर दूर यमुना किनारे बंद पड़ा एक गेस्ट हाउस। रंजीत तुरंत वहां पहुंचा। गेस्ट हाउस बाहर से बंद था। जब ताला तोड़कर अंदर घुसे तो अंदर विजय नहीं, बल्कि उसकी वर्दी मिली, खून से सनी हुई। वहीं पास ही एक दीवार पर कुछ लिखा था, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। रंजीत चौंक गया। क्या विजय मारा गया है, या खुद गायब हो गया, या फिर ये सब उसका ही प्लान है? रात होते होते खबर आई, वॉल्ट से गायब हुए पैसों का एक हिस्सा चुपचाप एक दूसरे बैंक के लॉकर में जमा किया गया है, एक फर्जी नाम से। और उस फर्जी नाम से लॉकर किसके नाम है? कविता दीक्षित। रंजीत के दिमाग में अब शक की सुई घूम रही थी।
क्या कविता इसमें शामिल है या कोई उसका नाम फंसा रहा है? रात गहरा रही थी और रहस्य और भी। दिल्ली की उस सर्द रात में इंस्पेक्टर रंजीत की नींद उड़ चुकी थी। कविता दीक्षित के नाम पर फर्जी लॉकर खुलवाना अपने आप में एक बड़ा सबूत था, लेकिन रंजीत जल्दी नतीजा निकालने वालों में से नहीं था। उसने बैंक के लॉकर ब्रांच का सीसीटीवी निकलवाया जिस दिन वो लॉकर खुला था। कैमरे में एक औरत दिखी, लंबा दुपट्टा, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने लॉकर खोला, अंदर कुछ रखा और चली गई। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन हाइट और चालक दम कविता से मिलते जुलते थे। रंजीत वापस बैंक पहुंचा और सीधा कविता से सवाल किया, तुम्हारा कोई आईडी चोरी हुआ है क्या? कविता घबराई हुई सी बोली, नहीं सर, मेरा सब कुछ तो मेरे पास है। कोई फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड? रंजीत ने पूछा। नहीं सर, सब मेरे पास ही है, पर कुछ हफ्ते पहले मेरा मोबाइल गुम हो गया था ऑफिस के बाहर। उसने कहा। मोबाइल में लॉकर से जुड़ा कोई ओटीपी आया था क्या कभी? रंजीत ने गौर से देखा उसकी आंखों में। कविता कुछ सोचती रही, फिर बोली, शायद एक बार कोई ओटीपी आया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। रंजीत समझ गया, किसी ने उसका फोन उठाया, डुप्लीकेट आईडी बनाई और उसके नाम पर लॉकर खुलवाया। यानी किसी को पहले से पूरा प्लान पता था। अंदर का कोई बंदा जरूर है। अब शक की सुई घूमी कैशियर शमशेर की तरफ। रंजीत ने उसकी पुरानी फाइलें निकलवाई। 2 साल पहले उस पर एक मामूली गड़बड़ी का केस चला था। फर्जी एंट्री करके 4,000 रुपए का घोटाला, लेकिन सबूत कमजोर थे तो छूट गया था। रंजीत ने शमशेर को अकेले में बुलाकर कहा, साफ साफ बता दो, बहुत बड़ा केस है। अगर अब भी कुछ छुपाया तो अंदर जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। शमशेर का चेहरा उतर गया। पसीना पोंछते हुए बोला, सर मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो रोज का काम करता हूं। उस दिन मैं कविता जी के साथ निकला था। तू कविता के साथ रोज निकलता है? रंजीत ने झुककर पूछा। नहीं सर, बस उस दिन ही साथ निकला था। शमशेर की आवाज कांप रही थी। इसी बीच एक और झटका लगा। गेस्ट हाउस जहां विजय की वर्दी मिली थी, उसके पीछे की झाड़ियों में खुदाई करते वक्त एक और चीज मिली। एक पुराना मोबाइल, टूटा हुआ, लेकिन सिम चालू थी। जब पुलिस ने उसमें सिम डाला तो आखिरी कॉल की डिटेल्स मिली। एक नंबर बार बार कॉल किया गया था। वो नंबर विजय के भाई रमेश का था। रंजीत ने विजय के घर वालों से बात की। विजय पिछले 1 महीने से बहुत तनाव में था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी मां ने एक और बात कही। एक दिन वो कह रहा था, मां, कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है, फिर जिंदगी बदल जाएगी। मतलब विजय इस प्लान में शामिल था, पर फिर वो कहा गया। अब केस और उलझता जा रहा था। उसी रात बैंक के सिस्टम में एक और अजीब बात पता चली। उस रात भागकर 30 मिनट बजे किसी ने बैंक के सर्वर में एक मैनुअल रीबूट कमांड डाला था, जिससे अलार्म सिस्टम 20 मिनट के लिए बंद हो गया था। यह कमांड सिर्फ 2 लोगों के पास थी, रुचिर और सिक्योरिटी इंचार्ज भटनागर के पास। रंजीत ने पहले रुचिर को बुलाया। तूने ये कमांड डाली थी? रंजीत ने सीधा पूछा। रुचिर चौंका। नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये मैं क्यों करूंगा? तू ही सिस्टम हैंडलर है। बिना तेरे पासवर्ड के ये कमांड कोई नहीं डाल सकता। सर, शायद भटनागर सर ने किया हो। उनका भी एक्सेस है, रुचिर ने बोला। अब बारी भटनागर की थी। उम्र करीब 50, कड़क स्वभाव। उसने कहा, मुझे किसी कमांड की जरूरत नहीं सर, मैं तो बस सिक्योरिटी देखता हूं। सिस्टम चलाना मेरा काम नहीं। पर तुम एक्स आर्मी हो,
टेक्निकल ट्रेनिंग है तुम्हें। तुमने पहले एटी में भी काम किया है, रिकॉर्ड में लिखा है। रंजीत ने फाइल खोलकर दिखाया। भटनागर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर वो चुप हो गया। रंजीत को अब साफ दिखने लगा था कि सबके पास कोई न कोई बात छुपाने के लिए थी। विजय के लापता होने का राज, कविता के नाम पर लॉकर, शमशेर की घबराहट, भटनागर की चुप्पी और अब ये अलार्म डिसेबल होना, सब कहीं न कहीं आपस में जुड़ा हुआ था। रात के 2 बजे रंजीत अपने ऑफिस पहुंचा, सब फाइलें सामने रखी और हर एक बात को जोड़ने लगा। तभी उसका फोन बजा। एक खुफिया सूचना मिली थी। सर, एक आदमी अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। नाम बताने से मना कर रहा है, पर एक नर्स कह रही है कि उसने उसे विजय कहकर बुलाया। रंजीत का दिल धड़कने लगा। क्या विजय जिंदा है? अगर हां, तो वो वहां क्यों छुपा है? और अगर वो प्लान का हिस्सा था, तो उसके साथ धोखा किसने किया? या शायद उसे ही खत्म करने की कोशिश की गई? अब केस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर कोई संदिग्ध था और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। सुबह के 6 बजे इंस्पेक्टर रंजीत उस प्राइवेट अस्पताल पहुंचे जहां खुफिया जानकारी के अनुसार एक घायल आदमी भर्ती था, जो अपना नाम नहीं बता रहा था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही एक नर्स ने इशारा किया। यही है वो आदमी, पर होश में कम ही रहता है। सिर और पीठ पर गहरी चोट है और चेहरे पर जलने के निशान हैं। रंजीत उस बेड के पास गया। आदमी की आंखें आधी खुली थी। रंजीत ने धीरे से पूछा, विजय, विजय, तुम मुझे सुन सकते हो? आदमी की आंखें एक पल को खुली और फिर बंद हो गई, पर होठों से एक शब्द फिसला, धोखा। अंदर ही कोई सब जानता है। रंजीत तुरंत डॉक्टर से बोला, इसकी सुरक्षा बढ़ाओ। कोई भी बिना इजाजत के इसके पास न आए। फिर उसने अपने एक भरोसेमंद कांस्टेबल को वही तैनात कर दिया। अब मामला और गहरा हो चुका था। विजय जिंदा था, पर टूट चुका था। वो कुछ जानता था, लेकिन बताने की हालत में नहीं था। और अब खतरा था कि जो लोग इस चोरी में शामिल थे, वो उसे हमेशा के लिए चुप करवाना चाहेंगे। रंजीत अस्पताल से सीधे बैंक पहुंचा। अब तक उसे समझ आ चुका था कि ये कोई एक आदमी की हरकत नहीं थी, बल्कि एक पूरी गैंग का प्लान था। और वो गैंग शायद बैंक के अंदर से ही काम कर रही थी। उसने सभी संदिग्धों का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। कविता, शमशेर, रुचिर और भटनागर। कॉल डिटेल्स चौंकाने वाली थी। चोरी के 2 दिन पहले रात के 1 बजे भटनागर और शमशेर के बीच 4 मिनट की बातचीत हुई थी। और उसी रात कविता का फोन एक ही जगह पर था, उसी टावर लोकेशन पर जहां भटनागर रहता था। रंजीत ने तीनों को दोबारा बुलाया, लेकिन इस बार अलग अलग कमरे में। सबसे पहले उसने कविता से पूछा, वो रात तुम्हारा मोबाइल कहाँ था? कविता ने कहा, घर पर ही था सर। तुम्हारे घर के पास का टावर उस रात भटनागर के मोबाइल से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? कविता की सांसें तेज हो गई। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि भटनागर मुझे कभी कभी परेशान करता था। बातें करता था जो मुझे ठीक नहीं लगती थी। उस रात शायद वो आया हो मेरे घर के पास, लेकिन मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं की। अब शमशेर की बारी थी। जब उससे पूछा गया कि भटनागर से उस रात क्या बात हुई, तो वो एकदम शांत हो गया। कुछ नहीं सर, वो तो बस छुट्टी के बारे में पूछ रहा था। रात के 1 बजे छुट्टी की बात करता है कोई? रंजीत ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। शमशेर चुप रहा। अब रंजीत रुचिर के पास गया।
तूने वो अलार्म बंद क्यों किया था? रुचिर ने फिर वही बात दोहराई। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा सिस्टम हैक हो गया था शायद। अगर तेरा सिस्टम हैक हुआ था तो तूने रिपोर्ट क्यों नहीं की? रंजीत ने फिर सवाल दागा। रुचिर बोला, डर गया था सर। नौकरी जाने का डर था। अब तक रंजीत के पास कई सबूत थे, कॉल डिटेल्स, लोकेशन, सिस्टम रिबूट, और अब घायल विजय। उसी दिन एक नई कड़ी जुड़ गई। अस्पताल में भर्ती विजय के पास से पुलिस को एक छोटा सा पेन ड्राइव मिला जो उसके जूते की एड़ी में छुपा हुआ था। जब उस पेन ड्राइव को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। उसमें एक वीडियो था, बैंक के वॉल्ट के अंदर का। वीडियो में दिख रहा था, रात के ठीक 12:37 पर एक आदमी वॉल्ट के पास आता है, मास्क पहना हुआ, और उसके पीछे पीछे एक और आदमी आता है जो गार्ड की यूनिफॉर्म में था। गार्ड यानी विजय पहला आदमी कोट डालता है, दरवाजा खुलता है, दोनों अंदर जाते हैं, फिर 4 बड़े बैग्स लेकर बाहर निकलते हैं। वीडियो में इतना साफ नहीं दिखता कि पहला आदमी कौन है, लेकिन उसकी चाल भटनागर से मेल खाती है। अब केस का सबसे खतरनाक मोड़ आया। विजय सिर्फ एक मोहरा था जो लालच में फंसा था, और भटनागर असली मास्टरमाइंड लग रहा था। पर यह सारा पैसा कहाँ गया? उसी शाम बैंक से एक मेल मिला। बैंक के एक पुराने बंद पड़े लॉकर को किसी ने 2 दिन पहले एक्टिवेट कराया था, नकली नाम से। जब उसे खोला गया तो अंदर सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा था जिस पर लिखा था, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल बाकी है। रंजीत का माथा ठनक गया। क्या ये चोरी बस एक शुरुआत थी? क्या कोई और बड़ा हमला होने वाला था? या फिर ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया गया ड्रामा था? रंजीत को अब समझ आ रहा था, इस केस में सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। हर चेहरा एक नकाब था, और असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे था। रात का वक्त था। इंस्पेक्टर रंजीत अपने ऑफिस में अकेला बैठा उस वीडियो को बार बार देख रहा था जो विजय के पेन ड्राइव से मिला था। हर बार देखने पर एक नया शक, एक नई आशंका जन्म लेती। वीडियो में मास्क पहने जिस आदमी की चाल भटनागर से मिलती थी, उसकी पीठ पर एक निशान भी हल्का सा झलक रहा था, जैसे पुराना चोट का निशान या कोई टैटू। रंजीत ने तुरंत भटनागर के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाए। उन फाइलों में पता चला 5 साल पहले भटनागर एक ऑपरेशन से गुजरा था। पीठ पर एक बड़ी चोट लगी थी। ऑपरेशन का निशान अब तक मौजूद था। अब शक और गहरा हो चुका था। लेकिन यह सब तब तक फायदेमंद नहीं जब तक भटनागर से कोई ठोस कबूलनामा या सबूत न मिले। रंजीत को यकीन था कि भटनागर अपने आप कुछ नहीं बोलेगा। उसे ऐसा झटका देना होगा जिससे उसका नकली आत्मविश्वास टूट जाए। अगले दिन एक प्लान बनाया गया। भटनागर को बिना बताए सीधा अस्पताल लाया गया जहां विजय भर्ती था। उसे कहा गया, एक जरूरी पहचान करवानी है। भटनागर जैसे ही विजय के सामने पहुंचा, उसने एक झलक में ही पहचान लिया कि ये तो वही है। पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, ये आदमी तो नया गार है ना, क्या हुआ इसे? तभी डॉक्टर ने इशारा किया और विजय को होश में लाने की कोशिश शुरू की गई। थोड़ी देर में उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। विजय की नजर सामने खड़े भटनागर पर पड़ी। उसने कांपते होठों से एक ही बात कही, तू ही था, तू ही ले गया था मुझे वहां से और मुझ पर वार किया था। भटनागर का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, पर उसने तुरंत कहा, झूठ, ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई सबूत नहीं। रंजीत ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो चला दिया। फिर वीडियो को पॉज करके उस निशान पर जूम किया जो पीठ पर था।
ये निशान किसी आम आदमी के पास नहीं होता, पर तेरे मेडिकल रिकॉर्ड में है। अब बोल, किसके लिए काम कर रहा है? रंजीत की आवाज कड़क हो गई। भटनागर अब चुप था। उसके होंठों से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके माथे पर गिरते पसीने ने सारा हाल बयां कर दिया। अभी रंजीत उसे गिरफ्तार करने ही वाला था कि एक और बड़ी घटना हो गई। बैंक के हेड ऑफिस से खबर आई, सिस्टम में हैकिंग की कोशिश हुई है। कोई व्यक्ति बैंक की इन्वेस्टमेंट शाखा में लॉगिन कर पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से ट्रांजैक्शन समय रहते रुक गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हैकिंग उन्हीं सिस्टम क्रेडेंशियल से की जा रही थी जो रुचिर के नाम पर थे। रंजीत भागकर बैंक पहुंचा और रुचिर को अपने ऑफिस बुलाया। तेरे नाम से फिर से लॉगिन हुआ है, तू कब तक चुप रहेगा? रंजीत ने गुस्से में कहा। रुचिर घबराया हुआ था। सर, मुझसे सच में कुछ नहीं किया गया। मेरी आईडी शायद क्लोन कर ली गई है। कोई मेरा सिस्टम अंदर से इस्तेमाल कर रहा है। कौन? तू किस पर शक करता है? रंजीत ने पूछा। रुचिर ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बंदा है। बैंक में पहले इंटर्न था, बाद में निकाला गया था डेटा चोरी के चक्कर में। नाम था सूरज। वो बहुत चालाक था। कहता था, एक दिन ऐसा करूंगा कि ये बैंक मुझे खुद बुलाएगा। रंजीत को ये नाम सुनते ही कुछ याद आया। विजय की मां ने कहा था कि कुछ दिन पहले विजय के पास एक लड़का आता था। मोबाइल पर लंबी बातें करता था और कंप्यूटर की बातें करता था। क्या वही सूरज था? रंजीत ने तुरंत सूरज की फाइल निकलवाई। बैंक से निकाले जाने के बाद वो गायब था, लेकिन उसका आखिरी पता था गाजियाबाद के पास एक पुरानी बिल्डिंग जो अब आधी जली हुई थी। रात के अंधेरे में रंजीत अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंचा। बिल्डिंग सुनसान थी, खिड़कियां टूटी हुई, अंदर कबाड़ भरा पड़ा था। लेकिन एक कमरे में पीछे की दीवार में कुछ हलचल सुनाई दी। दरवाजा धीरे से खोला गया। कमरे के अंदर एक पुराना लैपटॉप, ढेर सारे कागज और एक लड़का बैठा था। आंखों में डर, पर चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। तो आप आ ही गए, इंस्पेक्टर, उसने कहा। रंजीत चौंक गया। तू सूरज है? हूं। और आपने अब तक जो देखा वो बस शतरंज की पहली चालें थी। क्या मतलब? रंजीत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा। मतलब ये कि असली मास्टरमाइंड मैं नहीं हूं। मैं तो बस उसका मोहरा हूं। असली खिलाड़ी वो है जो हर कदम तुम्हारे सामने होकर भी दिखता नहीं, जो सबको नचाता है, तुम्हें भी, मुझे भी, भटनागर को भी। कौन है वो? रंजीत ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। सूरज मुस्कराया। अब बोलूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा, और मैं खेल खत्म करने नहीं आया था। मैं तो बस आग लगाने आया था। उसके मुंह से खून का झाग निकलने लगा। रंजीत ने उसे जमीन पर गिरते देखा। सूरज ने जहर खा लिया था। रंजीत समझ गया, मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा। अब ये केस बन चुका था एक ऐसी जालसाजी का जो शायद बैंक तक सीमित नहीं, बल्कि कहीं और तक फैली हुई थी। हर कदम पर मौत, धोखा और चालबाजी, और असली मास्टरमाइंड अब भी छुपा हुआ था, बहुत करीब, पर फिर भी नजर से ओझल। सुबह के 8 बजे थे। सूरज की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी और इंस्पेक्टर रंजीत की नींद एक बार फिर से उड़ चुकी थी। सूरज के आखिरी शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। असली खिलाड़ी वो है जो हर कदम तुम्हारे सामने होकर भी दिखता नहीं। रंजीत ने अब तक की सारी जानकारी एक व्हाइट बोर्ड पर दर्ज की। विजय को बहला फुसलाकर फंसाया गया। भटनागर वॉल्ट खोलने में मदद करता है।
वीडियो फुटेज से उसका शामिल होना साफ दिखता है। शमशेर और कविता का नाम भले सीधे तौर पर सामने न आया हो, पर उन दोनों की हरकतें भी संदिग्ध रहीं। और फिर था सूरज, जिसने अपने आप को मोहरा बताया, लेकिन इतना बड़ा खेल खेलने का हुनर उसी में था। उसके लैपटॉप से रिकवर हुए कुछ फोल्डर अब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम जांच रही थी। लेकिन फिर एक बात ने रंजीत को परेशान कर दिया। अगर सूरज ने इतना बड़ा खेल खेला तो उसका फंसना इतना आसान क्यों हुआ? क्यों वो खुद को पकड़वाने के लिए तैयार था? और अगर वो जहर खाकर मर गया तो क्या किसी ने उसे मरने पर मजबूर किया? इसी बीच रिपोर्ट आई। सूरज के लैपटॉप से एक और खुफिया वीडियो रिकवर हुआ था। वीडियो में एक मीटिंग रिकॉर्ड थी। किसी पुराने गोदाम जैसे कमरे में सूरज बैठा था और सामने एक और आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज रिकॉर्ड थी। वो आवाज बेहद शांत, समझदार और ठहरी हुई थी। काम बड़ा है, एक बार सब सेट हो जाए, फिर तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अगर मुंह खोला तो तेरे घर का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। रंजीत ने उस आवाज को कई बार सुना। उसे कहीं सुनी सुनी सी लग रही थी, जैसे उसने उस इंसान से पहले बात की हो। तभी एक नया मोड़ आया। विजय को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और पुलिस सुरक्षा में वो एक सुरक्षित गेस्ट हाउस में रखा गया था। रात के 3 बजे उस गेस्ट हाउस की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। 2 नकाबपोश लोग अंदर घुसे और सीधा विजय के कमरे में पहुंचने की कोशिश की। गार्ड्स की सतर्कता से गोलीबारी हुई और एक नकाबपोश मारा गया। दूसरा भाग निकला। मरे हुए आदमी के पास जो नक्शा मिला था, उसमें विजय के कमरे की पूरी डिटेल थी। कौन सा गेट, कितनी सीढ़ियां, किस वक्त गार्ड बदलते हैं। रंजीत के मन में अब कोई शक नहीं रहा। ये कोई बाहरी गैंग नहीं थी। ये पूरा खेल बैंक के अंदर ही खेला जा रहा था। अगले दिन रंजीत बैंक पहुंचा। वो सबके चेहरों को गौर से देखता रहा। फिर वो मैनेजर मिस्टर अग्रवाल के केबिन में गया। सर, आपकी मदद चाहिए, रंजीत ने कहा। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, जो भी पूछना हो पूछिए, अग्रवाल ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। रंजीत बोला, सवाल अभी नहीं, पहले कुछ सुनिए। उसने मोबाइल निकाला और वही आवाज वाला वीडियो चला दिया। अग्रवाल एक पल को चुप रहा, फिर मुस्कराने लगा। आखिर पकड़ ही लिया मुझे, उसने धीरे से कहा। रंजीत चौंक गया। मतलब ये आवाज आपकी है? अग्रवाल ने कहा। हां, मैं ही हूं। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। इस बैंक में 25 साल दिए मैंने, मेहनत, ईमानदारी, सब कुछ। पर हर साल मेरे ऊपर ऊपर के अफसरों ने धांधली की, कमीशन खाए। और जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे किनारे कर दिया गया। मुझे हेड ऑफिस भेजना था, पर यहां डाल दिया, इस पुराने ब्रांच में, रिटायरमेंट के इंतजार में। मुझे हर दिन महसूस होता था कि मेरी काबिलियत की कोई कदर नहीं। रंजीत ने कड़वी आवाज में कहा, तो आपने बदला लेने के लिए चोरी की प्लानिंग की? नहीं, मैंने सिस्टम को उसकी औकात दिखाई, अग्रवाल बोला। सूरज को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन वो कमजोर निकला, डर गया, और जो डरता है वो मरता है। भटनागर, विजय, शमशेर, कविता, ये सब क्या तुम्हारे साथ थे? हर कोई अपनी मजबूरी में झुकता है, इंस्पेक्टर। किसी को पैसे चाहिए थे, किसी को प्रमोशन, किसी को डराया गया। सब अपनी अपनी वजह से हाँ कर गए। मैं बस उन्हें रास्ता दिखाता था। रंजीत ने एक गहरी सांस ली। तुमने देश की बैंकिंग सिस्टम की नींव हिलाई है। करोड़ों का नुकसान,
और एक मासूम की जान चली गई। तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा? अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी होगा, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने सिस्टम से लड़ाई की और कुछ तो हिला ही दिया। रंजीत ने वॉकी टॉकी निकाला और कहा, हेडक्वार्टर, अग्रवाल अरेस्ट हो चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अग्रवाल के कबूलनामे के बाद बैंक की एक और लॉकर ब्रांच को सील किया गया। वहां की तलाशी में एक और खुफिया फाइल मिली जिसमें कई और नाम दर्ज थे। बैंक के अलग अलग ब्रांच के कर्मचारी, कुछ पुराने अफसर और एक नाम सबसे ऊपर था, प्रोजेक्ट लक्ष्य। रंजीत के चेहरे पर अब भी सवाल थे। क्या यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई थी या किसी बड़े गुट का हिस्सा? और क्या प्रोजेक्ट लक्ष्य अभी चालू था? रंजीत जानता था आखिरी लड़ाई अभी बाकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। दिल्ली की सड़कें शांत थी, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। प्रोजेक्ट लक्ष्य, ये नाम जैसे दिमाग में गूंजता जा रहा था। एक ऐसा राज जो खुलते खुलते भी पूरा नहीं खुल रहा था। अग्रवाल गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास नहीं बताया था। बस इतना कहा था, ये मेरी रचना नहीं है, मैं तो बस उस कहानी का एक पात्र था जो पहले ही लिखी जा चुकी थी। रंजीत अब इस केस को अकेले नहीं सुलझा सकता था। उसने सीबीआई से मदद मांगी। 2 दिन बाद केंद्रीय एजेंसी के एक्सपर्ट्स और साइबर क्राइम टीम के साथ एक मीटिंग हुई। वहां सूरज के लैपटॉप से मिले डाटा को फिर से खोला गया। फोल्डर के भीतर एक एन्क्रिप्टेड फाइल थी। नाम था लक्ष्य फाइनल। इस फाइल को खोलने के लिए एक खास पासवर्ड चाहिए था, लेकिन पासवर्ड तक कोई सुराग नहीं था। तभी रंजीत को याद आया, सूरज ने मरने से पहले जो कहा था, मैं तो बस आग लगाने आया था। उसने एकदम वही लाइन दोहराई थी जो कभी बैंक के सिस्टम में एक नोट के रूप में मिली थी। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल बाकी है। इन्हीं वाक्यों में कोई कोड छिपा हो सकता था। रंजीत ने ट्रायल के तौर पर AGLA को पासवर्ड डाला। फाइल खुल गई। सभी चुप हो गए। फाइल के अंदर एक पूरी स्कीम थी, प्रोजेक्ट लक्ष्य नाम की एक विस्तृत योजना, जिसमें देश के करीब 18 अलग अलग बैंकों में एक एक व्यक्ति को प्लान के तहत घुसाया गया था। इन सभी को एक खास नेटवर्क से जोड़ा गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था देश के बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी साइबर लूट। इनमें से कुछ बैंक सरकारी थे, कुछ प्राइवेट और कुछ कोऑपरेटिव। हर ब्रांच में एक सोया हुआ एजेंट रखा गया था, यानी वो कर्मचारी जो बाहर से एकदम सामान्य, वफादार और काबिल दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, अग्रवाल उस नेटवर्क का लीडर नहीं था, बल्कि वो तो बस दिल्ली ब्रांच के ऑपरेशनल प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे था, और वो मास्टरमाइंड था राजीव मल्होत्रा, एक नाम जो पहले कभी किसी केस में नहीं आया था, न किसी फाइल में, न किसी बयान में। लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया, एक झटका और लगा। राजीव मल्होत्रा एक समय में सरकार के साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा था, लेकिन कई साल पहले उसे एक घोटाले में फंसाकर सस्पेंड कर दिया गया था। तब से वो गायब था। सरकारी रिकॉर्ड में वो देश छोड़ चुका था, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। रंजीत और सीबीआई की टीम ने अब राजीव की तलाश शुरू की। पासपोर्ट, एयरपोर्ट रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल ट्रैक्स, सब कुछ खंगाला गया। 3 दिन की मेहनत के बाद एक क्लू मिला। गोवा के एक दूर दराज इलाके में एक पुराना रिसोर्ट था जो बंद पड़ा था, लेकिन हाल ही में उसमें हलचल देखी गई थी। पास के गांव वालों ने बताया
कि वहां कुछ विदेशी लोग आते जाते रहते हैं और रिसोर्ट का एक हिस्सा अंधेरे में भी रोशन रहता है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सर्जिकल ऑपरेशन की योजना बनाई। रंजीत को इस ऑपरेशन का नेतृत्व सौंपा गया। रात के 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। रिसोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया। साइलेंसर वाली गनें, थर्मल कैमरे, नाइट विजन, सब कुछ तैयार था। 3 बजे के करीब टीम अंदर घुसी। रिसोर्ट में कुल 6 कमरे थे। एक कमरे के अंदर भारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे थे, हाई स्पीड सर्वर, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क, ट्रेसर ब्लॉकर और एक होलोग्राफिक स्क्रीन। वही एक कोने में बैठा था राजीव मल्होत्रा। उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई, जैसे पहले से पता हो कि अब गिरफ्तारी होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, पर मैं हार के नहीं, मर्जी से जा रहा हूं। रंजीत ने कहा, इतनी प्लानिंग, इतनी चालें, इतने मोहरे, आखिर क्या चाहिए था तुम्हें? राजीव ने हंसते हुए कहा, एक बार सिस्टम को दिखाना था कि वो कितना कमजोर है, और दिखा दिया। तुमने बस इस बार बचा लिया, पर अगली बार। वो मुस्कुराते हुए चुप हो गया। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सर्वर से देश भर के बैंक कर्मचारियों की फर्जी पहचानें, पासवर्ड, फंड ट्रांसफर की नकली योजनाएं और कई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स बरामद हुए। सिस्टम को समय रहते बचा लिया गया। प्रोजेक्ट लक्ष्य को खत्म कर दिया गया। रंजीत ने जब अगली सुबह अखबार देखा तो उसकी तस्वीर फ्रंट पेज पर थी। इंस्पेक्टर रंजीत ने देश की सबसे बड़ी बैंकिंग चोरी को रोका, लेकिन उसे कोई शांति नहीं मिली। वो जानता था, जिस सिस्टम को बचाया गया वो फिर भी उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। और एक लाइन जो राजीव ने जाते जाते कही थी, वो अब भी रंजीत के दिल में चुभ रही थी। तुम्हें लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी तो कभी बोर्ड से हटता ही नहीं। रंजीत ने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने ऑफिस लौट गया, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।